खनिज टॉपिक चल रहा था ना हमारा, और खनिज में हमने खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, इसके बारे में और प्रमुख खनिजों की चर्चा की, जो 6 प्रमुख खनिज है जिससे हमारी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक, अब खनिजों के प्रकार देख लेते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है, उनके गुणधर्मों के अनुसार। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। ठीक, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, खनिज क्या है तथा गुणधर्मों के आधार पर खनिजों के प्रकार बताइए। ठीक, या तो फिर आपको पूछा जा सकता है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं तथा उसके प्रकार बताइए। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये केवल इतना पार्ट भी पूछा जा सकता है, या केवल अधात्विक खनिजों के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर पूरा खनिज के बारे में आपको पूछा जा सकता है। 2-2 मार्क्स में अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है ना। हो सकता है कि आपको माइनिंग पूछ लिया जाए, ठीक है, आवर्धन, खनिज आवर्धन किस प्रकार से होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी टर्म्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख ले कि खनिजों के प्रकार क्या है। तो मुख्यतः इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। धात्विक खनिज यानी कि ऐसे खनिज जिनसे हमें धातु की प्राप्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु, धात्विक खनिज कहते हैं ना। तो धातु की अपनी पहचान होती है ना, इनकी डक्टिलिटी होती है, यानी कि इनमें तन्यता होती है, इनकी चमक होती है, इनके आधार पर हम इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये हीट के सुचालक होते हैं। देखिए, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये हम खनन विज्ञान पढ़ रहे हैं या खनिज विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो जब भी पीछे विज्ञान शब्द होता है तो विज्ञान का अर्थ होता है जानना, और जब विज्ञान के बारे में हम जानते हैं कुछ चीजों को, है ना, पहले से ही है ना, प्रकृति के बारे में हमें जानना है। हम भगवान नहीं है कि हम किसी चीज को खोजे या हम किसी चीज का आविष्कार करें, सॉरी, वो है पहले से ही बना हुआ, हम उसे केवल जान रहे हैं बस। आज अगर हम बायोलॉजी के बारे में हम अगर बात करें, या फिजिक्स के बारे में, हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, तो वो तो है ही ना, पदार्थ तो उस लेवल पर है ही, बस हमने उसे खोजा और उसका उपयोग करना चाहा है, तो हम उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। जब हम मानव उपयोगी चीजों को जब जान लेते हैं ना, विज्ञान के नियमों का जब हम मानव उपयोगी तकनीक का निर्माण करते हैं, तो हम उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो हम ये सारी चीजें हैं, और विज्ञान में एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी धातु में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसके अपवाद भी होते हैं। सभी सुचालक होते ऐसे बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी धातुओं के समान होती है, तो उन्हें धातुओं में रखा जाता है। तो सामान्यतः मेरा कहने का तात्पर्य, नहीं तो कई लोग कहते हैं सर इसमें से तो पास नहीं होता है, अपवाद भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट भी अपवाद है, समझ में आ रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें जिनसे धातुओं की प्राप्ति हो सकती है। अब धातु में याद रखना है, कई ऐसे होते हैं मिश्रण के रूप में मिलेंगे आपको। हम खनिज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, खनिज, तो शुद्ध फॉर्म में तो कोई चीज मिलेगी नहीं, है ना, ये तो अलॉय के रूप में मिलेगी, मतलब मिक्सचर के रूप में मिलेगी, हमें अशुद्ध रूप में मिलेगी, इनमें अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जिस भी खनिजों में अगर आपको किसी धातु की प्राप्ति करनी है, चाहे वो लो धात्विक हो या अलो हो या कार्बनिक पदार्थ हो या अकार्बनिक पदार्थ हो, इन सभी पदार्थों की प्राप्ति यदि करनी है तो सबसे पहले आपको खनिजों में से गंदगी को हटाना पड़ता है। उस गंदगी को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तकनीकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम, गैंग। गैंग क्या होता है आपको पूछा जा सकता है। तो किसी भी खनिज पदार्थ में जो अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। और फिर हम इसका फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर हम प्रोसेस करते हैं ना अपना फैक्ट्रीज में। तो फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में इन सारी गैंग को हटाने का कार्य करते हैं, और हमें वास्तविक तौर पे जो भी लोह धात्विक होगा, है ना, अलोह धात्विक होगा या कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होगा, उनकी प्राप्ति हमें होती है। तो सिंपल सी चीज है कि हमें अगर धातु की प्राप्ति हुई है, तो उस धातु में क्या लोहे की मात्रा है, लोह अयस्क की मात्रा भी है क्या उसमें, समझ में आ रहा है। तो अगर उसमें मौजूद है तो फिर वह अलोह धात्विक है, सॉरी, लोह धात्विक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोह धात्विक खनिज पदार्थ कहलाएगा। और अगर उसमें लोहे की प्रधानता नहीं है, लोहे की मात्रा नहीं है, तो फिर वह क्या कहलाएगा, अलोह। जैसे अगर हम मैंगनीज देखें तो मैंगनीज में है ना, अगर आप मैंगनीज को निकालोगे, मैंगनीज का खनिज देखोगे, तो उसमें आयरन का परसेंटेज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आयरन का इतना नहीं होगा कि आप उसमें से आयरन निकालो, है ना, ये गैंग के रूप में मौजूद होगा। निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सारे क्या है, ये लोह धात्विक है
है ना। अलोह में क्या आ जाएगा, सोना चांदी, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, टीन आ जाएगा, ये सब क्या है, अलोह है। इनमें लोहे का परसेंटेज नहीं होता है। इनमें से आप, है ना, तांबा कहते हैं ना कि तांबे को ज्यादा परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं होती इन खनिज से, इसमें अशुद्धियां बड़ी कम होती है और इन अशुद्धियों को आसानी से निकाला जा सकता है। वैसे सोना है, चांदी है, इनमें ज्यादा आपको अशुद्धियां देखने को नहीं मिलती, इनको आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक, आसानी से कहा जाए तो इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन इनके मुकाबले जो है आसान होता है इनको निकालना। तो अलोह धात्विक जिनमें लोहे की मात्रा नहीं है और लोह धात्विक जिनमें लोहे की प्रधानता होती है, तो ये धात्विक खनिजों में आएंगे। जबकि अधात्विक जिसमें धातु की प्राप्ति नहीं होती है, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का तात्पर्य होता है कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन मौजूद होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक। तो कार्बनिक में ज्यादातर हम किसे रखते हैं, जीवाश्म को रखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बिना कार्बन का बना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं पॉलीमर से बना हुआ है। पॉलीमर मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, शरीर के जितने भी अंग है हमारे वो सारे प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की संरचना का निर्माण करना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हमारा शरीर अगर बना हुआ है तो हमारे शरीर में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, सारे के सारे जितने भी है, आपकी किडनी हो, आपके हार्ट हो, आपके मसल्स हो, आपके बोन्स हो, ये सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है। किससे बनी है, प्रोटीन से। प्रोटीन के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, आपका शरीर शून्य है। प्रोटीन का कार्य होता है आपके जीवन चक्र को संचालित करना। अगर प्रोटीन नहीं है तो फिर आप नहीं हो। समझ में आ रहा है। अब आप बोलेंगे कैसे सर, मैंने कहा ना बॉडी ऑर्गन्स के निर्माण में इसी का योगदान है। आपका डीएनए भी उसी से तो बना है, और डीएनए बना क्या रहा है, डीएनए पे जो सूचना अंकित है, आपके कोशिका, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपकी कोशिका में डीएनए है तो हमारे इसमें तो मिलियंस कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे शरीर में है ना। और ये लाखों करोड़ों कोशिकाएं क्या सदैव सेम रहती है क्या, नहीं, ये समय के साथ साथ बढ़ती, छोटे बालकों में कम होगी। कोशिका विभाजन से दूसरी बनेगी तभी तो वो बड़ा होगा ना। ये कोशिका विभाजन की सूचनाएं कहां पर है, डीएनए में है। और आपके शरीर में जो एक कोशिका में डीएनए है वो सारी कोशिकाओं में है। ऐसा नहीं है कि एक कोशिका का डीएनए होगा, दूसरी कोशिका का दूसरा डीएनए होगा, नहीं, सारी कोशिका के सेम डीएनए है। ऐसा कतई मत सोचना कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उनमें सब में अलग अलग डीएनए होगा, बिल्कुल नहीं। आपके शरीर में जो एक कोशिका में डीएनए है वही डीएनए आपका रहेगा। फिर आप शरीर के किसी भी अंग को देख लो, समझ में आ गया ना। बाल में कोशिकाएं नहीं है ना, समझ में आ रहा है। ये मृत है, मरा हुआ चीज है। बाल हो गया, नाखून हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये सब मरी हुई चीज है, ये उत्पाद है हमारी कोशिकाओं के। क्या है, तो हमारा शरीर केवल कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है, कोशिका प्लस कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना है। कोशिका का जो ये प्रोडक्ट है, कोशिका का ये मात्र ऐसे दो तीन चीजें हैं जो हमारी कोशिका के प्रोडक्ट्स है, जिससे हमारा शरीर बना है। तो कोई कहेगा कि हमारा शरीर किससे बना है, तो केवल कोशिका से नहीं बना है, कोशिका प्लस, है ना, सेल प्रोडक्ट, यानी कि सेल का जो उत्पाद होता है उससे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो प्रोटीन है हमारे शरीर की जो कोशिका है, उसमें आपको पता है क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है बायोकेमिकल रिएक्शन। और जब भी बायोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है उत्प्रेरक। बिना उत्प्रेरक की कोई केमिकल रिएक्शन होगी क्या? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या बिना सूर्य ताप के और क्लोरोफिल के हो जाएगी क्या? नहीं। आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन आप चल रहे हो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो सभी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, स्टिमुलेटर की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन तो चल ही रही है ना, बिना केमिकल रिएक्शन के हम जिंदा है क्या? नहीं है। केमिकल रिएक्शन कहां चल रही है? हमारी कोशिका के अंदर चल रही है। और कोशिका के अंदर ये केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए जिस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। और हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स बने हैं वो सारे प्रोटीन है। तो अब आप बताओ, हमारी कोशिका अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे? भाई माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूट रहा है ना, कहां टूट रहा है? कोशिका के अंदर टूट रहा है ना। सारी चीजें कहां हो रही है? कोशिका के अंदर। तो ये जितनी भी चीजें हो रही है हमारे शरीर के अंदर वो बिना एंजाइम्स के नहीं हो सकती है। और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है।
उसी प्रकार से हमारी स्किन का ऊपरी भाग कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, C6, H12O6। प्रोटीन में भी है कार्बन की मात्रा, तो बिना कार्बन के तो आपका शरीर है ही नहीं ना। तो जितने भी जीवाश्म चीजें होगी तो उसमें क्या कार्बनिक पदार्थ होगे नहीं होगे, ये तो पॉलीमर्स है ना, ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सारी चीजें है। पेट्रोलियम क्या है, पॉलीमर है ना। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो ये कार्बनिक पदार्थ के तहत आते हैं और ये अधात्विक खनिजों में आते हैं, क्योंकि इनसे धातुओं की प्राप्ति ना हो रही है ना, हो रही क्या, नहीं हो रही। तो ये दो चीजें हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा होगी वो कार्बनिक होगा, और जो जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है वो अकार्बनिक, जिसमें आपका अभ्रक आ जाएगा, चूना आ जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें अकार्बनिक चीजों में आती है। समझ में आ गया, पक्का। तो इस प्रकार से आपको दो भागों में विभाजित करके देखना है खनिजों के प्रकार को, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज, ठीक। अब अगर हम देखें तो भारत में खनिज है, भारत एक खनिज अगर दृष्टिकोण से देखें, खनिज के दृष्टिकोण से देखें तो एक संपन्न राज्य है। खनिज किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि खनिजों से ही, खनिजों की प्राप्ति करके ही इसे बेचकर हम पैसा कमाते हैं, कमाते नहीं कमाते हैं, कमाते हैं। तो भारत में याद रखना है, मैंने आपको ज्योग्राफी के पहले ही लेक्चर में या पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ाया था, अगर याद हो, ठीक है। उस भूगर्भिक संरचना के तहत हमने, है ना, आर्कियन क्रम की चट्टान को देखा था। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन के पश्चात हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन के पश्चात हमने कुड़पा क्रम की चट्टानों को देखा। फिर विंध्यन गोंडवाना युगीन चट्टान और नवीनतम चट्टानों के रूप में हमने, है ना, प्लेस्टोसीन युगीन चट्टान को हमने देखा। देखा नहीं देखा, देखा। तो जितना प्राचीन समय हुआ होगा, है ना, अगर हम आर्कियन क्रम की चट्टानें अगर देखें तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होगा, क्योंकि उस वक्त तक जीवन नहीं था। फिर उसके अपर्दन के पश्चात जो है वो कौन सी चट्टानें मिली, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिली। तो भारत में होगा, देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में खनिज संपदा है, लेकिन वो बड़े जटिल रूप में है, उन्हें निकालना आसान नहीं है, और लगभग अधिकांश जो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उसका अपर्दन हो चुका है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है। आर्कियन क्रम की चट्टान तो, है ना, सबसे पुरातन चट्टान है, और सबसे पुरातन चट्टान को अगर हम लेकर चले आज तक तो अरबों साल बीत चुके हैं। अब इतने साल बीतने के पश्चात आपको याद रखना है कि क्या आज आर्कियन क्रम की चट्टानों का वही स्वरूप हमें मिलेगा क्या, नहीं, इसका अधिकांश अपर्दन हो चुका है। और अगर जिस स्थान पर अपर्दन नहीं भी हुआ होगा तो वहां पर जो खनिज पदार्थ होंगे वो जटिल अवस्था में होंगे, उन्हें निकालना आसान नहीं होगे। तो सही, ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें तांबा नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें लोहा नहीं मिलेगा, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा वहां से निकालना बड़ा जटिल कार्य है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपर्दन होकर आया है, समझ में आया। तो अपर्दन होने के पश्चात उसकी संरचना सरल हो जाती है, वहां से हम आसानी से माइनिंग कर सकते हैं। यही कारण है कि आपको पूछा जाता है कि ज्यादातर खनिज संसाधनों की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों में होता है, तो आप लगाते हो धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके बाद कड़पा लगाते हो। हालांकि ज्यादा मात्रा किसमें है, आर्कियन क्रम की चट्टानों में है, बट निकालना माइनिंग में है ना, होने से कुछ नहीं होता है ना भैया। भाई बोला जा रहा है इसमें ज्ञान ज्यादा है, वो ज्ञान तभी काम आएगा जब वह किसी समाज कल्याण का कार्य करेगा, तो ही तो ज्ञान अच्छा है ना। भाई लादेन में भी तो ज्ञान था ना, वो भी तो एक इंजीनियर था ना, सिविल इंजीनियर, हाँ, तो क्या उसे हम ज्ञानी पुरुष कहेंगे, अच्छा पुरुष कहेंगे क्या, नहीं, वो तो आतंकवादी था। लादेन बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ओसामा बिन लादेन, नाम सुनो। कितना दिमाग लगाते रहे यार ये, हाँ? अच्छा दिमाग लगा के थोड़े बहुत पैसे कमाता तो इतनी बुरी गत की मौत नहीं मिलती ना, उसको मिलती क्या, नहीं ना। देखो कैसे चल रहा है ना, ट्रम्प के आने के बाद तो पूरी दुनिया की, है ना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़ा परिवर्तन आ गया है, आ गया नहीं आ गया। ये जेलेंस्की भी मानता नहीं है, उसको बोल रहे बंद कर दे यार बोलना, काहे कोई इतना है, शांति से रहना। वहां के लोगों ने उसका बहिष्कार कर देना चाहिए जेलेंस्की का, पूरे यूक्रेन को उसने बर्बाद करके रख दिया है। देखो मुकाबला उससे किया जाता है जो बराबरी वाला हो, आप बिल्कुल, है ना, भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं लड़ सकते हो। लड़ सकते हो क्या मुझे बताओ,
भाई मुझ में भी ताकत है, सब ना सर ने कहा था कि अपनी अंतर आत्मा को पहचानो, सब में ताकत होती है। अरे ये भावनात्मक चीजें है यार, इससे दुनिया नहीं चलती है। दुनिया पैसों से चल रही है आजकल। भावनाएं वहीं तक सीमित होती है जहां तक उससे सकारात्मक चीजें हमें मिल रही होती है। जब आपका देश 2-2.5 साल से जो है युद्ध में झुका हुआ है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, तुम्हारा कृषिगत कार्य पूर्ण अवरुद्ध हो चुका है, तुम पैसों के लिए दूसरे देशों पर अवलंबन हो और तुम वहां पर सीना तान के कह रहे हो कि हम युद्ध करेंगे, बोले आप साथ दो यानी दो। अबे वो ट्रंप है, बाइडेन नहीं है वो। और ट्रंप के पीछे जो है ना वो शक्ति जो है ना वो किसकी है? अरे टेस्ला वाले की, क्या नाम है, एलन मस्क की है ना। तो वो कोई साधारण खिलाड़ी है क्या? जिसने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लागू कर दिया है, वो दुनिया को अपनी स्पेस सुविधाएं दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है। तुम उससे टेक्नोलॉजी के बारे में भिड़ोगे, वो अपने सैटेलाइट तुम्हारे यूक्रेन पे न लगा के उधर लगा देंगे रूस की तरफ से, तू क्या कर लेगा? तुम उससे बहस कर रहे हो। अमेरिका से है ना, हम दो टूक नहीं कर सकते आज की कंडीशन में भी, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए ना। मानते हैं कि हमारे यहां पर भी जो है मोदी जी है, लेकिन हम ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि चल अमेरिका आजा हम युद्ध कर लेते हैं, कहेंगे क्या? नहीं, दुनिया ऐसी नहीं चलती ना। दुनिया को चलाने के लिए थोड़ा सा दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, कॉमेडियन को कभी नहीं बनाना चाहिए। एक हमारे देश में भी बैठा हुआ है एक राज्य में मुख्यमंत्री बनकर, नाम नहीं लूंगा, हालात बेकार कर दिए ना, तो ऐसे कॉमेडियंस को नहीं बिठाना चाहिए। आप बोलेंगे भाई कपिल शर्मा को मुख्यमंत्री बना देते मध्य प्रदेश का, है चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। राजनीति परिपक्वता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में। अब आप में राजनीतिक परिपक्वता ही नहीं है और आप चलाए जा रहे हो दूसरे के। अरे भाई यूरोप तुमको पैसा देना बंद कर देगा तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास अपनी सेना है, वहां जो सेना लड़ रही है वो अमेरिका की लड़ रही है, थोड़ी बहुत जो है वो यूरोपियंस की है। अमेरिका ने अपनी सेना को बुलाने का ऑर्डर दे दिया, अब तब जाके रात को मैसेज आ रहा है उसका जेलेंस्की का, हम वार्तालाप करने के लिए तैयार है। यही 2-2.5 साल पहले कर लेता तो क्या होता? लोगों की जिंदगियां तो अस्त व्यस्त नहीं होती ना। तो तुझे पता है तू जीतने वाला है, रूस मजे ले रहा है तेरा, तू छोड़ रहा है, इधर से भी हम भी छोड़ते थे, वो मजे ले रहा है बे, और तू समझ नहीं रहा है। वो एक ही वेपन ऐसा मारेगा तो तेरे साथ साथ वो पोलैंड को भी लेके डूबेगा, रोमानिया को लेके डूबेगा, डूबेगा नहीं डूबेगा? डूबेगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को। उसको क्या है, बहुत है उसके पास, ऐसी ऐसी मिसाइलें आज तक निकाली भी नहीं होगी उसने। तो वो एक दो दाग देगा तो पता नहीं। अब ये भी ना सुनते नहीं है यार। कल का मैच कैसा लगा रे? हैं? सही है ना? हम जानते थे यार कि भाई कोहली जो है वो बड़े मैच के लिए चलता है, ऐसे छोटे मोटे जो है छुटपुट के लिए ये चल जाते दूसरे लोग, है ना। गिल चल जाएगा, जस्सी चल जाएगा, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कौन खड़े होते हैं? किंग कोहली खड़े होते। खैर चलिए, तो भारत के अगर हम देखें तो भारत में आर्कियन क्रम से लेकर नवीनतम क्रम की पूरी चट्टानें पाई जाती है अलग अलग जगह पर। ज्यादातर हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो धारवाड़ और कुड़पा क्रम की चट्टानों का विस्तार हमें ज्यादा देखने को मिलता है और हिमालयी क्षेत्र में नवीनतम चट्टानें हैं, यानी है। तो पुरातन से लेकर नवीनतम जहां पर हमारे पास चट्टानें हैं उन सभी जगह पर हमारे यहां पर खनिज संसाधन प्राप्त होते, चाहे दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो, पूर्वी भारत हो या फिर उत्तर भारत हो, हमारे यहां पर हर जगह पर कभी न कहीं खनिज पदार्थ जो है वह बसे हुए। तो इन खनिज क्षेत्रों को याद रखना है। हमने क्षेत्र वाइज जो है इसका विभाजन किया हुआ है। किसी बुक में आपको 3 मिलेंगे, किसी बुक में 4 मिलेंगे, किसी बुक में 5 मिलेंगे। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको जितने भी क्षेत्र है आपको इस प्रकार से बताना होगा, है ना। तो पहली पेटी जो है उत्तर पूर्वी पेटी। उत्तर पूर्वी पेटी का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उत्तर पूर्वी पेटी का तात्पर्य हम प्रदेश के, देश के, याद रखना है, इस वाले बेल्ट की बात करते हैं। तो जब भी आप उत्तर पूर्वी खनिज पेटी के बारे में बात करोगे तो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करोगे। किसकी बात करोगे? ओडिशा,
ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो भारत के उत्तर पूर्वी बेल्ट में याद रखना है ये वाली पेटी शामिल होती है। कौन कौन से राज्य शामिल हो गए? ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर हम इस पेटी की, मैंने पहले नंबर पे भी लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि भारत का खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र यदि कोई होगा तो वह यही क्षेत्र है। भारत का अधिकांश खनिज संसाधन इसी पेटी में बसा हुआ है, इसीलिए इस क्षेत्र को भारत की आत्मा भी कहते हैं। खनिजों की, है ना, खनिजों के बारे में अगर कहे तो भारत की जान बसी हुई है इन 3 राज्यों में। कहां पर? झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, है ना। इसी प्रकार से अगर हम इसी पेटी में, इसी उत्तर पूर्वी पेटी में छोटा नागपुर का पठार है जो खनिज संपदा की दृष्टिकोण से भारत का सबसे समृद्धशील क्षेत्र है और भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। रूर, है ना, जर्मनी में एक क्षेत्र है जहां पर कोयला और अन्य धात्विक पदार्थों की हमें प्राप्ति होती है। तो भारत में भी यही क्षेत्र है जहां पर हमें, है ना, कोयले के साथ साथ धात्विक पदार्थों की भी और अलोह की भी, है ना, धात्विक हो या फिर अधात्विक हो, इन सभी की प्राप्ति छोटा नागपुर के पठार से हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि इसी क्षेत्र में जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो कोयले के साथ साथ तांबा हो गया, लोहा हो गया, मैंगनीज हो गया, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, इन सभी की प्राप्ति यहां पर आपको देखने को मिलती है ना। देखिए आयरन और भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, कोल आपको देखने को मिलेगा, ये सारा बेल्ट कोल का भी है ना। माइका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जिंक आपको यहाँ पर नहीं, इधर की ओर मिलेगा, है ना। फिर सल्फर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तांबा मिलेगा आपको यहाँ पर, कॉपर वगैरह मिलेगा। तो इस पेटी में अगर हम देखें तो इन सारी चीजों की प्राप्ति यहाँ पर होती है, ठीक है। तो लिख लोगे उत्तर पूर्वी पेटी। उत्तर पूर्वी, है ना, खनिज पेटी का जो विस्तार है वो मुख्यतः 3 राज्यों में विस्तृत है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों की प्राप्ति होती है, लेकिन साथ में कडपा एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें भी मिलती है। ये मैंने वहां पर भी लिखवाया आपको, जब धारवाड़ और आर्कियन क्रम की चट्टानें हुई थी तो वहां पर भी मैंने आपको लिखवाया था। तो यहां से मुख्यतः अगर हम देखें तो कौन कौन से, कोयला हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है। इन तत्वों की जो है या इन खनिज पदार्थों की प्राप्ति यहाँ पर देखने को मिलती है और यह भारत का सबसे समृद्धशील खनिज पेटी है। इसी में छोटा नागपुर का पठार है जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। मध्यवर्ती पेटी की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी पेटी के ठीक पश्चिम में लगी हुई जो पेटी है इसे हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती पेटी कहते हैं। मध्यवर्ती पेटी की अगर हम बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र आएगा। इस पेटी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, मध्यवर्ती पेटी। तेलंगाना भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तेलंगाना भी ले सकते हो। तो इस पेटी को मध्यवर्ती पेटी कहते हैं। तो ये पेटी में भी आपको क्या मिलेगा? यहां पर मुख्यतः याद रखना है धारवाड़ क्रम के साथ साथ गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी है। कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ साथ गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको मध्यवर्ती पेटी में देखने को मिलती है। और यह क्षेत्र भी याद रखना है कोयले के साथ साथ, क्या कह रहा हूं मैं? कोयले के साथ साथ लोहा, मैंगनीज, चूना पत्थर, इन सभी खनिज पदार्थों के लिए जाना जाता है, ठीक है। बॉक्साइट भी है यहां पर, ये भी याद रखना है ना। बॉक्साइट ये इस पेटी में भी है और इस पेटी में भी है और ये पश्चिमी पेटी में भी आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, जिंक, बॉक्साइट वगैरह, ठीक है। मुख्यतः यह लोहा और इसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। कोयला हमारे मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन निम्न कोटि का है, वो ध्यान में रखना है। तीसरा है दक्षिणी पेटी। अगर हम दक्षिणी पेटी की बात करें तो दक्षिणी पेटी के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो है वह शामिल होता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी आपको कडपा क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, क्योंकि धारवाड़ जगह है, दक्षिण में ही है, कडपा जगह है आंध्र प्रदेश में, धारवाड़ कर्नाटक में जगह है। तो यहां पर धारवाड़ और कडपा क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती है और यही क्षेत्र है भारत में जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड हमें देखने को मिलता है। अगर सोने की बात कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड की अगर हम बात करें तो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा उत्तम कोटि का लौह अयस्क, लिग्नाइट प्रकार का कोयला, तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। देखने को मतलब ऐसे पड़े हुए नहीं जो आपको देखने को मिलेगा ना, उसको निकालना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये खनिज पेटी दक्षिण की पेटी है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। ये 3 मुख्य पेटियां हैं भारत की। अगर हम खनिज पेटी की बात करें तो जो 3 पहले क्रम में मैंने आपको लिखी हुई है, ये 3 भारत की मुख्य खनिज पेटियां है। इसके बाद की जो पेटी है उसमें याद रखना है किंचित रूप में हमें खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो ये 3, जिसमें उत्तर पूर्वी पेटी है, दूसरा मध्यवर्ती पेटी है ना। मध्य प्रदेश का क्षेत्र किस पेटी में आएगा? मध्यवर्ती पेटी में आएगा। दक्षिणी पेटी में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा। और साथ में याद रखना है उत्तर पश्चिमी पेटी के अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? राजस्थान के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर तांबा देखने को मिलेगा। खेतड़ी आपको पता है ना, राजस्थान का जावर क्षेत्र जहां पर चांदी है ना, जस्ता, सीसा है ना, लेड एंड जिंक की प्राप्ति होती है। और साथ में इसके सुदूर पश्चिम में अगर आप चले जाओगे तो यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। मैंने लिखवाया है आपको, हाँ, पश्चिमी राजस्थान के मैदान में मैंने आपको लिखवाया है जैसलमेर बाड़मेर पेटी, है ना। इसी उत्तर पश्चिम जो पेटी है, इस उत्तर पश्चिम पेटी में आपको देखने को तो मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? अपना ये वाला मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, मैंने कहा तांबा मिल रहा है, जिंक मिलेगा, लेड मिलेगा, यानी कि सीसा जस्ता मिल रहा है। यहां पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। चूना पत्थर मिल रहा है, संगमरमर मिल रहा है, बलुआ पत्थर मिल रहा है। इस पेटी में संगमरमर का मकराना क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत का। सब सर्वाधिक संगमरमर यहीं से आता है। आता ही नहीं आता है? ताजमहल में जो संगमरमर लगा है वो कहां से आया था? इसी क्षेत्र से आया था ना। तो ये बड़ा क्षेत्र है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त इसका सुदूर पश्चिमी क्षेत्र जो है, जैसलमेर बाड़मेर की जो पेटी है, वो ऑयल एंड गैस के लिए जाना जाता है। देखो यहां पर दिया है, ये ऑयल एंड गैस दिया है, ऑयल एंड गैस फील्ड, ये वाला, ये क्षेत्र देखो, ये ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाला क्षेत्र याद रखना है। तो ये क्रूड ऑयल के लिए भी जाना जाता है, यानी कि कच्चा पेट्रोलियम तेल एवं गैस के लिए जाना जाता है। जहां पर ऐश्वर्य मंगलम है ना, गुजरात का अंकलेश्वर वगैरह आ जाता है, या फिर हम मुंबई का बॉम्बे हाई वगैरह क्षेत्र यहां पर देखते हैं, तो ये वाला एरिया भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है ना। दक्षिण की पेटी में गोवा वगैरह और गोवा से लगा महाराष्ट्र का क्षेत्र भी शामिल होता है ना, याद रखना। ये रत्नागिरी वगैरह आपने सुना होगा, मैंने दिखाया भी है आपको एटलस में, ठीक। तो रत्नागिरी वगैरह का जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पेटी में शामिल होगा, ठीक। और इसके ऊपर जो है ये उत्तर पश्चिम का पूरा क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें कच्छ का क्षेत्र भी आ जाएगा, जहां पर पेट्रोलियम के भंडार है। अंकलेश्वर का, जहां पर काठियावाड़ का निचला क्षेत्र अंकलेश्वर, यहाँ पर भी है। बॉम्बे हाई वगैरह का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, ये भी जो है प्रमुख है ना, यहाँ पर दिखाए देखो, ये ऑयल एंड गैस, ठीक, यहाँ पर भी प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो है हिमालय पेटी, हिमालय पेटी में याद रखना है ये नवीनतम क्रम की चट्टाने हैं यहाँ पर, किंतु याद रखना है हिमालय में तांबा भी है, सीसा भी है, जस्ता भी है, उत्तम प्रकार का कोयला भी है, किंतु जटिल परिस्थितियों के कारण, है ना, भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत होने के कारण यहां पर खनन प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है, और न हम कर सकते। अगर करेंगे भी तो वैज्ञानिक तरीकों से करना होगा, लेकिन इतना रिस्क कौन ले, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखना हिमालय की पेटी में भूगर्भ में जो है वह धात्विक पदार्थ भी है, अधात्विक पदार्थ भी है, कार्बनिक भी है और अकार्बनिक, यानी कि अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रकार के धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज की बात करें या फिर धात्विक खनिजों की बात करें, हिमालय पेटी में संग्रहित है, किंतु जटिल परिस्थितियों के कारण इनका उत्खनन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ पेटी की बात करें तो असम पेटी के रूप में जाना जाता है, जहां पर डिब्रूगढ़ वगैरह के क्षेत्र में, नहरकटिया वगैरह के क्षेत्र में हमें, है ना, पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त, है ना, ये कोई इतनी बड़ी पेटी नहीं है जिसको हम, है ना, अलग से पेटी बनाए, या आप 6 नंबर पे लिख सकते हो असम पेटी के रूप में, आपकी इच्छा, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी है, ठीक है। तो इतनी पेटियां हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना होगा। इस लिहाज से देखें तो भारत एक अच्छा खनिज संपदा के दृष्टिकोण से एक समृद्ध देश है। बस इतनी बात है कि हमारे यहाँ पर कुछ समस्याएं बनी हुई है इसको लेकर, इसके संरक्षण को लेकर, क्योंकि खनिज पदार्थ है तो अभी ये तो नहीं बताने की आवश्यकता है ना कि खनिजों का क्या महत्व है, क्योंकि अगर जिस देश में खनिज संसाधन है वह देश समृद्धशील देश में, भी कहा, क्योंकि खनिजों को बेचकर ही पैसा कमाया जाता है। उन पैसों को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मध्य में रखकर व्यवस्थाएं बनाई जाती है। व्यवस्थाएं बनाएंगे ना भाई, सरकार अगर कोई व्यवस्था बना रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके पास पैसा,
क्योंकि अगर बजट निर्धारित कर रहे हैं तो बजट के केंद्र में क्या है? पैसा। क्योंकि सरकार के पास जितना पैसा आएगा तभी तो वो इस पर इतना खर्च करेगी, उतना इस पर खर्च करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे खर्च कर रही है? पैसों को देखकर कर रही है ना। और ये पैसा कहां से आ रहा है? पैसों के आय के बहुत स्रोत होते हैं, जिसमें से टैक्स को हटा दे तो बाकी खनिज संपदा है ना। टैक्सेस के अलावा जो सबसे बड़ा पैसा हमारे पास आ रहा है, इन शॉर्ट सबसे बड़ा जो पैसा आ रहा है हमारे देश में, वो कहां से आ रहा है? खनिज संपदा से आ रहा है। भाई मनोरंजन की जो है, पर्यटन का जो क्षेत्र है, वो एक छोटा देश चल सकता है। भारत जैसा बड़ा देश केवल पर्यटन के क्षेत्र पर निर्भर रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता। क्या अमेरिका पर्यटन पर निर्भर है क्या? नहीं रह सकता। भाई न्यूजीलैंड रह सकता है, मालदीव रह सकता है, स्विट्जरलैंड रह सकता है पर्यटन पर, है ना। ये छोटा सा देश है। मतलब हमारे यहां पर अगर आप देखो तो सिक्किम, गोवा जैसे इतने राज्य है, ये देश है। तो इतने देशों को पर्यटन के हिसाब से ठीक है, हमारा सिक्किम चल ही रहा है पर्यटन पे, हिमाचल प्रदेश पर्यटन पे ही तो चल रहा है, जम्मू कश्मीर किस पर चल रहा है? पर्यटन पे चल रहा है ना। वहां खनिज संसाधन है लेकिन उत्खनन नहीं हो रहा है ना, तो उनका राज्य कैसे चल रहा है? पर्यटन के अनुसार चल रहा है। लेकिन क्या भारत जैसा विशाल देश जहां पर दुनिया की 18% आबादी निवास कर रही है, वो केवल पर्यटन पर निर्भर है क्या? वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, जीडीपी ग्रोथ करने के लिए आपको संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए। और ये जो संसाधन है, चाहे धात्विक संसाधन हो या अधात्विक संसाधनों की बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इनका उपयोग ना हो रहा हो। है कोई क्षेत्र? ठीक है, तो ऐसा कोई क्षेत्र है नहीं। आप अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो क्या गन्स जो आपकी बनी हुई है वो किसी ना किसी तो खनिज पदार्थ से बनी होगी ना। वहां पर साजो सामान को ले जाया जा रहा है तो कोई ना कोई, वो जो परिवहन का क्षेत्र है, गाड़ियां किससे बन रही है? इसी से बन रही है। बन रही नहीं बन रहे? आपके रोड किससे बन रहे हैं? खनिजों से ही बन रहे हैं। बन रहे नहीं बन रहे? आपका कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये खनिज पदार्थ नहीं है? तो इसके महत्व को तो जान रहे हो ना। चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, है ना। जो मशीनरी लगी है वो काय की बनी हुई है? ये मकान बना है, किससे बना हुआ है? कहीं ना कहीं तो होगा ना, ये तो है ही ना। आप गाड़ी चला रहे हो कि कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हो? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इसका इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो आपका हर क्षेत्र, मनोरंजन का क्षेत्र भी बिना इसके नहीं चल सकता है ना। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो खनिज पदार्थ का जो महत्व है वो हर क्षेत्र में है। लेकिन क्या खनिज हमारे पास में निरंतरता रखेंगे मिलने के क्रम में? क्या हमें हमेशा मिलते रहेंगे खनिज पदार्थ? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि यह प्रकृति में इनके बनने की प्रक्रिया बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और ये इनको बनने में लाखों साल लगते हैं और हमारा जीवन 50 साल का है। एक औसतन ले लेते हो आज के जमाने में, समझ में आ रहा है? 60 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इससे ज्यादा हमारा जीवन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जंक फूड खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जंक फूड खा रहे हैं। अब जंक फूड अगर हम खाते हैं तो हमारी उम्र जो है वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। आपको पता ही नहीं पता है? अरे यार हंस रहे हैं, हा? बढ़ती है मतलब कम हो रही है ना। दोगुनी रफ्तार से चलेगी तो कम ही होगी ना लाइफ। अरे ऐसे कैसे सोचते हो यार? हाँ, रफ्तार से चलती भी। फिर वहां पर नैनो टेक्नोलॉजी काम आएगा। कुछ ऐसी क्रीम दे दे जिससे झुर्रिया कम हो जाए। उम्र हमारी बढ़े ना, हम सनस्क्रीन लगा ले तो सनस्क्रीन जो है आपका वो देख लेना ना, SF6+ करके दिया होगा उस पर कुछ ना कुछ, है ना। तो ये क्या है? इसमें आपके, है ना, सिल्वर पार्टिकल्स डले हुए हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस को, है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे आपकी स्किन बची रहती है। आया समझ में? तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? नैनो टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। तो आपके जीवन में नैनो टेक्नोलॉजी शामिल हो चुका है। ऐसा नहीं समझना है आपको कि नहीं शामिल हुआ है। DRDO ने नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पर फिल्टर बनाया है पहला। तो पहला नैनो फिल्टर हमारे यहां पर बना हुआ है जो DRDO ने बनाया हुआ है, ठीक है। वो शुद्ध पानी दे रहा है हमें। लेकिन हमारा शरीर जो है ना, हम तो ऐसे खा रहे, ऐसी चीजें खा रहे। पता है ना आपको, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जमा होते हैं। आपकी उम्र कैसे बढ़ती है? हाँ, आपकी उम्र कैसे बढ़ती? जो आप खाना खा रहे हो उससे आपको 3 चीजों की प्राप्ति होती है। पता है किस किस की?
सबसे पहले पोषक तत्व मिलते हैं जो आपके ब्लड में घुलकर आपके शरीर को संचालित करने का कार्य करते हैं। दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे फिर वह है ना यूरिन के रूप में हो या मल के रूप में हो या फिर पसीने के रूप में हो या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो, जो श्वास आप छोड़ रहे हो, ये सब वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, ये आप शरीर से बाहर फेंक देते हो, लेकिन इसके अतिरिक्त आपका शरीर जो है ना वो पूरे पदार्थों को बाहर नहीं फेंकता है। इसमें से कुछ पदार्थ जिसे फ्री मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो आपकी कोशिकाओं के अंदर जमा होते हैं, और ये कोशिकाओं के अंदर जब जमा होते हैं तो आपकी कोशिकाएं जो कार्य कर रही है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन कर रही है ना, वो केमिकल रिएक्शन धीमी गति से कार्य करना चालू कर देती है। इससे आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए कहते हैं ना, ये जितना आप खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, ये साल दर साल ये फ्री चीजें जो है ना, वेस्ट चीजें जो है आपके शरीर के अंदर बढ़ते चली जाती है, और जब बढ़ते चली जाती है तो आपके शरीर को ऊर्जा भी कम मिलेगी, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन बाधित होती है। और जब ये बाधित होती है तब आप कहते हैं ना, यार अब 35 साल का हो गया, अब मुझ में इतना दौड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं क्रिकेट से। बोल दो ना, आया नहीं? हाँ, आपकी स्किन ढीली पड़ने लग जाएगी। ये क्यों हो रहा है? ये जमा हो रहा है, और ये बनेगा, ये हमारा शरीर बनाएगा। पूरा वेस्ट जो है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। फिर ये बनेगा और इसी से मृत्यु चक्र चल रहा है। लेकिन इसको आप कम कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट लेकर। इसलिए कहा जाता है ना, गाजर खाओ, ककड़ी खाओ, पुदीना खाओ, जूस पियो अच्छे से। ये सब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, जो इस फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का कार्य करता है। वो जमा होगा, लेकिन है ना, अधिकांश भाग वो निकाल देगा, तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। क्या होगा? उम्र बढ़ जाएगी। जबकि ये जो जंक फूड है ना, जिसमें पोषक तत्व नहीं होते, मैगी, पास्ता, मोमोस, बर्गर, है ना, ये सब है, इनमें पोषक तत्व तो है ही नहीं ना। तो ज्यादातर क्या है? वेस्ट मटेरियल है, और ये जितना ज्यादा आप खाओगे उतनी उम्र आपकी कम होगी। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ना, जंक फूड मत खाओ भैया, मत खाओ। तो हमारा शरीर इसी पर चल रहा है। ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत है ना देखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन ये चीजें हो रही है हमारे शरीर के अंदर। आपने देखना, जो जंक फूड ज्यादा खाता है ना, उसकी उम्र पहले ढल जाती है। गौर करना कभी। अच्छा, बच्चे, उनकी स्किन कैसी रहती है? सही है ना? कोशिकाएं नहीं है अभी, और हमारी यहां तक आ चुकी है। सोचो, बचपन से लेकर हमने क्या क्या खाया है। ऐसी ऐसी चीजें खाई है जो खानी नहीं चाहिए थी। दिमाग भी खाया है, भेजा, वो अलग। इधर आओ, चलो। तो कहीं ना कहीं याद रखना है, हमें इनका संरक्षण करना ही होगा। करना होगा, नहीं करना होगा। तो इनका संरक्षण कैसे करेंगे भाई? प्रौद्योगिकी की मदद से जो है नए खनिज क्षेत्रों की पहचान की जाए, ताकि हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन है खत्म हो जाए, तो फिर आगे का जीवन कैसे चलेगा? तो हमें कहीं ना कहीं याद रखना है कि भाई है ना, नए क्षेत्रों की खोज करनी होगी। दूसरा, इसका इष्टतम उपयोग करना है, मतलब जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हमें उपयोग करना है। निर्यात से हमें बचना है। ज्यादा अगर हम निर्यात कर देंगे तो हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो अमेरिका तो यही कर रहा है ना। अमेरिका अपने देश के संसाधनों को बचाए रखा हुआ है, वो दूसरे देश से खरीद कर वो खुद भी इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों को भी बेच रहा है। यही तो कर रहा है ना। उसकी नजर पश्चिमी एशिया पर क्यों है? यही से क्रूड ऑयल वगैरह सब जो है वो है ना। तो ईरान और उसका मामला ही तो यही है, मामला ही तो यही है। उसकी बनती क्यों नहीं है? यही है, इसीलिए है। तो आपको शांति से काम करना ही होगा, और अच्छी तरीके से काम होगा, और यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा। यानी कि आपके पास, आपने जो परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल किया है ना, उन परंपरागत तकनीकों की जगह पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कम इनपुट देकर ज्यादा उत्पादन लेना। आपको ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। करना होगा भाई। पहले क्या होता था? पहले हमने कृषि के क्षेत्र में सिंचाई विधि को देखा था। पहले बाढ़ विधि का प्रयोग करते थे, पूरे खेत में पानी पानी। भाई इतने पानी की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हमने ड्रिप सिंचाई को अपनाया, जहां पर बूंद बूंद पानी देकर हमने उससे ज्यादा उत्पादन ले लिया। तो इसको कहा जाता है इष्टतम प्रयोग, कि आप कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट लो। इसका उपयोग, इसके लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा हमें, तब हमारे पास अच्छी चीजें होगी, है ना। ऊर्जा के परंपरागत साधनों को कम कर अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना होगा,
क्योंकि परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है वो सीमित अवस्था में है और इससे पर्यावरण को हानि भी है। भाई कोयला जलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हानि होगी, होगी नहीं होगी। पेट्रोलियम हम दहन कर रहे हैं तो हमारा पर्यावरण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इससे हो रही है, तो पर्यावरण को भी हानि है। तो इसके अतिरिक्त क्या हमारे पास, और ये तो सीमित संसाधन है, तो फिर आप सतत विकास की अवधारणा को कैसे साकार करोगे, मुझे बताओ। सतत विकास की अवधारणा क्या है कि आने वाली पीढ़ी को भी तो लाभ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो सतत विकास की अवधारणा में कल हमने दो चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखना है और दूसरा पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। तो भविष्य की पीढ़ी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में मौजूद संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना है हमें, ताकि इसका लाभ आने वाली पीढ़ी भी ले सके। इसी को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। यह सटीक परिभाषा है, लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ना है। लोग इतनी ही परिभाषा देकर जो है सतत विकास को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। सतत विकास की अवधारणा में याद रखना है हमें ये दो चीज तो करना है कि भविष्य की पीढ़ी और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के संसाधनों का इष्टतम या कुशलतम प्रयोग करना है, जिससे कि इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिले। किंतु संसाधन सीमित है, आज हमारे समय में नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं जब किसी का दादा बनूंगा, समझ में आ रहा है ना, तो उस पीढ़ी के लिए हमने क्या छोड़ा, संसाधन तो मेरी अगली पीढ़ी ने खत्म कर दिए। तो यहां पर सतत विकास की अवधारणा में एक लाइन जोड़ना और जरूरी है, क्या कि आने वाले समय में संसाधन समाप्ति की ओर होंगे, इसीलिए वैकल्पिक स्रोतों को आपको अगली पीढ़ी को देकर जाना होगा। अगर कोयले से आप बिजली का उत्पादन कर रहे हो तो कोयला सीमित है, आज नहीं तो कल खत्म होगा। किंतु कोयले से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो हम 100 टेक्नोलॉजी उनको देकर चले जाएंगे, बायोमास एनर्जी हम उनको देकर चले जाएंगे, हम टाइडल एनर्जी उनको देकर चले जाएंगे, हम विंड एनर्जी उनको देकर चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो ये कोयला भले समाप्त हो जाए, लेकिन उनका ऊर्जा उत्पादन का कार्य रुकना नहीं होगा। इसको कहा जाता है सतत विकास। सतत विकास में हमेशा आने वाली पीढ़ी को आपको कुछ ना कुछ देकर जाना ही होगा, संपत्ति को छोड़कर।